नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी व्याकरण यानी कि ग्रामर की बात करेंगे हम आज तक हमने काव्य के बारे में देखा था। व्याकरण तो क्या है कि आप पहले से पढ़ते आते रहे हो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में। 11वीं कक्षा में जो समास आते हैं, तो आज हम बात करेंगे समास की। समास और इसके प्रकार। हिंदी के व्याकरण में जो समास है, तो समास और इसके प्रकार, परीक्षा को जो हम ध्यान में रखते हैं, तो परीक्षा में क्या होता है, जो सेक्शन सी होता है उसमें व्याकरण आता है। उसमें इस प्रकार की सूचना आती है कि समास के प्रकार को पहचानिए और इसका विग्रह कीजिए। तो क्या है कि समास को हमें पहचानना है कि किस प्रकार का ये समास है। समास के प्रकार है, अभी मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसका विग्रह करना है। तो वो विग्रह क्या होता है, ये दोनों बात मैं आपको समझाता हूं। इसमें आपको क्या करना है कि क्या याद रखना है इसमें। तो सबसे पहले आप समझ लो कि समास किसे कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन होती है, व्याख्या जो होती है, इसको आप ध्यान से समझ लो। अभी आप जब YouTube पर जाकर ये वीडियो खोलेंगे तो आपको इसमें ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से आप अपनी नोटबुक्स में उसकी जो ये डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे ढंग से लिख दो और फिर ध्यान से 3-4 बार इसको पढ़ लो। फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि समास क्या है और फिर इसका विग्रह क्या है। ये दोनों बात आपके समझ में आ जाएगी। फिर इसके प्रकार के बारे में आपको समझाऊंगा। तो जो मैं शांति से बोलता हूं कि समास क्या है। समास और सामासिक शब्द, समास और सामासिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द का निर्माण होता है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द, हम ये लिखते हैं क ख, ये क्या हुआ, ये वर्ण हुआ। इसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, यानी अक्षर। एक है ये, लेकिन जब इन अक्षरों का यानी कि वर्णों का जो मेल होता है तो वो क्या शब्द बनता है। जैसे क म, ये क्या हुआ, एक वर्ण, दो वर्ण, वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है और शब्दों के मेल से पद बनता है, यानी वाक्य बनता है। तो यहाँ पर समास के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या कहा व्याख्या में, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, दो या, दूसरा शब्द है नयन। कितने शब्द हुए, 2 शब्द, कमल और दूसरा नयन। तो अब देख लो कि कैसे बनता है समास।
कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द का जो निर्माण होता है, नया शब्द बनता है। कमल नयन, यानी अर्थ क्या होता है? आंखें, जो आंखें है ना वो कैसी है? कमल जैसी है, इसीलिए उसको कमल नयन कहते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पर ये दो जो शब्द है, दो शब्द कैसे हो गए? एक हो गए। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द का जो निर्माण होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। दूसरी तरह से जो आपको देखना है तो दो या दो से अधिक शब्दों के इस संयोग की क्रिया को समास कहते हैं। क्या हुआ? ये दो अलग अलग थे, इनको हमने क्या किया? संयोग किया, यानी इकट्ठा किया दोनों को, यानी कि इन दोनों का संयोग हो गया। तो दूसरी जो हम उसकी डेफिनेशन करते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के इस संयोग की जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया हमने की दोनों को मिलाने की, इस क्रिया को समास कहते हैं। समझ लो, दो अलग है, इसको क्या करना है? एक करना है, इकट्ठा करना है, दोनों का संयोग कराना है, तो इसको समास कहते हैं। अब हम बात करते हैं उसके विग्रह की। पहले समझ गए ना कि शब्द ऐसे ही शब्द आएंगे, समास के अलग अलग जो प्रकार है ना, इस प्रकार के अंदर ऐसे ही शब्द आएंगे और अभी हमें इस शब्द का विग्रह करना है। तो सबसे पहले आपके सामने परीक्षा के अंदर जो कोई शब्द आएगा वो किसी भी प्रकार का हो, मगर होगा तो इसी प्रकार, इसमें एक नहीं मगर दो शब्द मिलेंगे, दो पद मिलेंगे और इसके आधार पर वो प्रकार आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस समास के प्रकार को लिखना है और इसके बाद इसका विग्रह करना है। तो किस प्रकार आप इसका विग्रह करेंगे ये हम आपको बताते हैं। विग्रह का मतलब है सामासिक शब्दों में आए हुए दो पदों या खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध स्पष्ट करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। हमने देखा कि कमल नयन, ठीक है, उसी प्रकार ये माता और पिता दो अलग अलग है, मगर इन दोनों को हम मिला देते हैं माता पिता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके विग्रह के बारे में बात करते हैं। दो या दो से पद, इसको पद भी कहते हैं और शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं और शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दो पद अथवा खंड यानी टुकड़े, दो टुकड़े को एक कर देना, तो खंड भी कहते हैं उसे। खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध स्पष्ट करना चाहिए। इन दोनों को हमें एक दिया है, मगर हमें क्या करना है, उसका अलग अलग करके उसके संबंध को स्पष्ट करना है कि माता और पिता। विग्रह करने का मतलब क्या हुआ? अलग कर देना। लेकिन कैसे वो अलग होता है? तो उसका संबंध स्पष्ट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर और ये संयोजक बोलते हैं उसको, ये संयोजक होता है। हमने यहाँ पर संयुक्त किया, यहाँ पर संयोजक लगाकर हमने उसको अलग कर दिया।
इसीलिए ये क्या बनता है, माता और पिता। तो क्या हुआ कि दो पद अथवा दो खंड को अलग करके इसका जो संबंध है, इस संबंध को जो स्पष्ट करते हैं उसको विग्रह करते हैं, इसको विग्रह कहते हैं। समझ में आ गया कि समास किसे कहते हैं कि दो अलग अलग पदों को, दो अलग अलग शब्दों को, दो अलग अलग खंडों को एक किया जाता है, इसको समास कहते हैं। और विग्रह किसको कहते हैं, तो इसको अलग करने की क्रिया और इसके संबंध को स्पष्ट करने वाले शब्द यानी संयोजक, इससे जो बनता है उसको विग्रह कहते हैं। इसीलिए परीक्षा में हमें क्या करना है, परीक्षा में क्या होता है, समास के प्रकार बताओ और इसका विग्रह करो, दो काम करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें दोनों का क्या होता है, आधा आधा मार्क्स मिलता है। जो आप इसका प्रकार सही बताएंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, और इसका विग्रह जो आपने सही ढंग से किया तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, यानी दोनों मिलाकर 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्याकरण है ना, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। व्याकरण में क्या आधा 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 इसी प्रकार के मार्क्स होते हैं, या एक 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 होता है। यानी गुजराती में कहावत है ना, टीपे टीपे सरोवर भराए। बोर्ड की एग्जाम में व्याकरण सी आएगा 20 मार्क्स का, समझ लो। इसमें व्याकरण में समानार्थी, विरोधार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कहावत, मुहावरे, ये सब मिलकर 1 2 मार्क्स इसी प्रकार के 20 मार्क्स होते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखकर तैयारी करनी पड़ती है। व्याकरण में बच्चों के कम मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए हमें समझना चाहिए। व्याकरण में क्या है कि बहुत बड़े इस शब्द तो हम आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर लिखवाते हैं, मगर शब्द भंडार तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें से कोई भी शब्द आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई क्लास में हमने सर ने तो इतना ही पढ़ाया था, इतने ही शब्द थे, नहीं। आप अभी 11वीं कक्षा में पढ़ते हो, मगर ये आपको 12वीं कक्षा में भी काम में आएगा। इसीलिए अभी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान रखना है। इसीलिए समझ लो कि आपको पहले उसकी डेफिनेशन, व्याख्या, इसके बाद इसका विग्रह। अभी हम आपको यहाँ पर इसके प्रकार दिखाते हैं। समास के प्रकार। छह प्रकार है। पहला है इसको द्वंद्व बोलते हैं। ये वह है, ये द है और वह है, द्वंद्व समास। ठीक है। फिर दूसरा आएगा द्विगु, द्विगु समास। तीसरा आएगा अव्ययीभाव समास। चौथा आएगा कर्मधारय समास। पांचवा आएगा बहुव्रीहि समास। छठा आएगा तत्पुरुष समास। इसके 6 प्रकार हैं।
यानी कोई भी समास आपको पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने आपको पहले उदाहरण दिया, माता और पिता, ये द्वंद्व समास। इसी प्रकार त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों का समूह, उसका ये विग्रह है। यहाँ पर मैं आपको सब लिखवा नहीं सकता हूँ, मगर इन सब की मैं डेफिनेशन भी बोलता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये समास कैसे बनता है, कैसे बनता है, कैसे, ये सब, क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। पहले तो आपको क्या करना है कि सभी प्रकार के जो नाम है उसको मुखपाठ करना है। मैंने अभी आपको कहा कि इसके प्रकार का आधा मार्क्स होगा और फिर इसके विग्रह का आधा मार्क्स। मान लो कि आपको इसके विग्रह में समझ में नहीं आया कि भाई इसका विग्रह हम किस प्रकार करें, मगर आपको पता है कि भाई माता पिता, तो आप जब याद करने के लिए बैठोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई सर ने हमें कहा था 6 समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। तो आप उत्तर में द्वंद्व समास लिख दो तो भी आपको आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा, समझ लो। आपने सिर्फ प्रकार लिखा है ना, तो भी आपको आधा मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी प्रकार के जो नाम है वो नाम आपको मुखपाठ करना है, जरूर करना पड़ेगा। ये सब आपको याद रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकोगे। ये जो याद नहीं रहता है तो आप आगे विग्रह करके क्या करोगे? आपको जो प्रकार के बारे में ही पता नहीं है तो आप इसके विग्रह क्या कैसे करोगे? इसीलिए आपको पहले ये सब मुखपाठ करना है। तो इसमें सबसे पहले द्वंद्व समास। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ कि किस प्रकार द्वंद्व समास बनता है। नोट्स में लिख लेना, मैं बोलता हूँ द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों का महत्व हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अभी हमने आपको कहा था यहाँ पर माता पिता, अपना पराया। तो समझ लो, इसमें अभी हमने जो द्वंद्व समास की सिर्फ द्वंद्व समास की डेफिनेशन आपको लिखवाई कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का महत्व समान हो, ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए? क्या हुआ? 2 पद, उत्तर पद और पूर्व पद, उन दोनों का महत्व समान है। माता है, पिता है, दोनों समान है। ये अपना पराया, जिस प्रकार, ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको अभी उदाहरण बोलता हूँ। ईर्ष्या द्वेष दोनों समान है, ईर्ष्या और द्वेष। या इस प्रकार भी लगता है, ईर्ष्या या द्वेष, इसी प्रकार भी आप उसका विग्रह कर सकते हैं। दूसरा है तर्क वितर्क। हम जो बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार ही बोलते हैं कि भाई तर्क वितर्क मत करो, अब छोड़ो इन सब बातों को। तो तर्क और वितर्क, इसका विग्रह है। फिर दूसरा है अन्न जल। आज अन्न जल की कमी है, इसी प्रकार बोलते हैं ना। तो क्या हुआ कि अन्न और जल, अपना और पराया, अमीर और गरीब, ऐसे शब्द जो आएंगे, एक दोनों का महत्व समान होता है, तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ये द्वंद्व समास है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए आपको इसका विग्रह भी समझ में आ जाएगा और इसके
नाम, प्रकार का नाम जो है ना, वो भी आप लिख सकोगे कि भाई ये द्वंद्व समास है, इसीलिए आधा मार्क्स इसका मिल गया। इसके बाद इसका विग्रह कैसे होता है, द्वंद्व समास का विग्रह और या आस, ये दो संयोजक है, इस दोनों के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं है, इसीलिए आपका इसका 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। और बहुत सरल है, सरल, ये द्वंद्व समास है ना, बहुत सरल है, इसीलिए आप इसमें इस प्रकार लिख सकते हो। आटा दाल, यानी आटा और दाल। नर नारी, नर नारी, नर और नारी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जल थल, जल यानी पानी, थल यानी जमीन, जल थल। पूजा पाठ, पूजा पाठ किया आपने, पूजा पाठ। आशा निराशा। नौकर चाकर, आचार विचार। ये जो सारे शब्द है, ये सब शब्द द्वंद्व समास के हैं। इसी प्रकार के शब्द परीक्षा में आएंगे और आपको इसी प्रकार इसका विग्रह करना है। माता और पिता, अपना और पराया, ईर्ष्या या द्वेष। इसी प्रकार ये द्वंद्व समास, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं दूसरे समास की। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की व्याख्या लिख दो आप। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद मुख्य होता है। पहला पद संख्यावाचक, संख्या यानी गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार की गिनती होती है, इसे संख्यावाचक कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण यानी विशेषता बताता है, संख्या की विशेषता। विशेषण का मतलब क्या होता है कि जो शब्द होता है ना, इसकी विशेषता बताता है, उसको संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर द्विगु समास की डेफिनेशन कि पहला पद संख्यावाचक और संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, मुख्य होता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं जो समझाता हूँ, पंचवटी, पंजाब, दोपहर। दूसरे उदाहरण में आपको समझाता हूँ, मगर पहले समझ लो। द्विगु समास की हम बात कर रहे हैं। इसमें डेफिनेशन हमने लिखी कि द्विगु समास का पहला पद, यहाँ पर 2 पद है, कितने हैं, हमें समास की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि पहला पद, और इसमें भी द्वंद्व समास में लगा उत्तर पद और पूर्व पद। इसी प्रकार कि पहला पद क्या है, इसमें संख्यावाचक पंच यानी 5, और दूसरा क्या है कि दूसरा है मुख्य, ये मुख्य है, मूल जो धातु होती है उसकी, ये मुख्य शब्द है। और ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण शब्द है। यानी कि पहला पद संख्या बताता है, कैसे पंचवटी, पंजाब, दोपहर, गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5, हाँ? इसी प्रकार पंच यानी 5 की बात हुई, पंजाब 5 की बात हुई, दोपहर यानी 2 की बात हुई। ये सब संख्या वाले शब्द है। पंचवटी, इसका अब हम विग्रह किस प्रकार करेंगे परीक्षा में, तो समझ लो। 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, 5 वटी यानी वटों का समूह। पंजाब किसे कहते हैं,
कि 5 नदी का जहाँ पर हमारे एक प्रदेश का नाम है, मालूम है ना आपको, राज्य जिसको हम पंजाब कहते हैं, तो वो पंजाब किस लिए इसका नाम पड़ा कि वहाँ पर 5 नदियाँ है, इसका समूह है, इसीलिए कि पांच नदियों का समूह, इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा शब्द लिखा हमने दोपहर। तो दोपहर का मतलब क्या होता है? दो पहरों का समूह, दो पहरों का, सुबह और शाम दोनों के बीच, इसको क्या कहते हैं हम? दोपहर है। इसीलिए दो संख्या और ये मुख्य पद हो गया, यानी उसका विग्रह किस प्रकार करेंगे हम? दो पहरों का समूह। ठीक है। तो ऐसे कितने दूसरे शब्द है? चौराहा, यानी 4 राहों का समाहार, यानी कि समूह जहाँ पर 4 रास्ते इकट्ठे होते हैं ना, इसको कहते हैं। दूसरा है शताब्दी। शताब्दी हम किसे कहते हैं मालूम है ना? शताब्दी यानी 100 साल का समूह होता है। 100 वर्ष था ना, 100 साल के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। सप्ताह किसे कहते हैं हम? कि हम मिलेंगे, सप्ताह के बाद मिलेंगे। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। त्रिमुख यानी 3 मुखों का समाहार। ब्रह्मा जी 3 मुख वाले ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिमुख। दूसरा शब्द है त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समूह। पृथ्वी, पाताल और आकाश। दूसरा शब्द है नवरात्रि, इसका मतलब नवरात्रों का समूह, इसीलिए हम इसको नवरात्रि कहते हैं कि नवरात्रियों का वो समाहार है, यानी कि एक समूह है इसका, इसीलिए। दूसरा शब्द है त्रिगुण, 3 गुणों का जिसके अंदर समूह होता है इसको त्रिगुण भी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हुआ दिग्गु समास। अब बात करते हैं हम तीसरे समास की, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, यह समास 3 प्रकार से बनता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। या तो पहला पद अव्ययी होता है, या कोई अव्यय पद फिर से दोहराता है, और तीसरा बनता है कि या कोई संज्ञा पद दोहराया जाता है। संज्ञा का मतलब नाम, एक बार नहीं मगर 2 बार आता है। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार बनती है, या तो पहला पद अव्ययी होता है, या कोई अव्यय पद फिर आता है, दोहराता है, या क्या होता है कि संज्ञा पद दोहराया जाता है। संज्ञा यानी नाम, वो 2 बार आता है, इसीलिए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन। प्रतिदिन इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, यानी अव्ययी हो जाता है। जो पद होते हैं, 2 पद को तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, पद को याद रखना ही पड़ेगा। इसीलिए
वत्ता दिन यानी प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, यानी पहला पद होता है वो क्या हो गया, अव्यय हो गया। ठीक है। दूसरा है यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी जितनी हमारी शक्ति है, इसलिए इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। क्या होता है, शक्ति के अनुसार। और तीसरा आजीवन, आजीवन यानी पहला पद दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद। समास की इस डेफिनेशन को तो हमें याद रखना ही पड़ेगा और इसके नज़रिए यानी उसको याद रखकर हमें आगे देखना पड़ेगा कि भाई ये शब्द किस प्रकार बना है। तो यहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद दोनों आ गए। आजीवन ये मुख्य है, ये क्या है, मुख्य पद है। वैसे तो प्रत्यय और उपसर्ग की हम जो बात करें, प्रत्यय और उपसर्ग, तो इसमें जीवन मूल शब्द है, इसके आगे जो लगा है वो उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग जीवन यानी आजीवन, ये उपसर्ग लगा है, जीवन है मूल धातु का मूल शब्द है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अव्यय हो गया, तो आजीवन यानी जीवन भर, जीवन भर चलने वाला, इसका विग्रह कैसे बनता है, जीवन भर बनता है। ठीक है। अभी आपको उसके कुछ उदाहरण है जो मैं बोलता हूँ। आमरण, आमरण यानी मरण तक, आमरण उपवास पर हम बैठते हैं, ऐसा आपने शब्द सुना होगा। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था ना, आमरण उपवास तक, उन्होंने ही सिखाया था लोगों को। तो इसका मतलब होता है कि मरण तक। दूसरा है बेखटके, बेखटके, इसका विग्रह होता है बिना खटके। इसका विग्रह कैसे बनता है, बिना खटके। दूसरा है गांव गांव। अभी हमने अव्यय भाव की जो डेफिनेशन देखी, इसमें हमने 3 प्रकार से की। उसका जो तीसरा प्रकार है वो क्या था, संज्ञा। संज्ञा को भी दोहराया जाता है। तो यहाँ पर क्या आया, गांव गांव। इसका मतलब ये जो गांव है, एक गांव, एक शब्द यानी संज्ञा और दूसरा यानी ये दोनों क्या है, संज्ञा। संज्ञा का मतलब नाम, तो नाम को यहाँ पर दोहराया गया है, एक बार नहीं मगर 2 बार। इसलिए हमने इसकी जो डेफिनेशन देखी, इस डेफिनेशन से आगे की हम बात करें तो ये गांव गांव बनता है। यानी गांव गांव, कहाँ पर जाना है, गांव गांव जाना है। आपको घूमना पड़ेगा, कहाँ पर घूमना पड़ेगा, गांव गांव घूमना पड़ेगा। यानी इसका विग्रह होगा प्रत्येक गांव। क्या होगा इसका विग्रह, प्रत्येक गांव। दूसरा है यथाविधि, ये यथाशक्ति हमने देखा ना, इसी प्रकार का दूसरा शब्द है यथाविधि, यानी विधि के अनुसार। क्या होता है, विधि के अनुसार। दूसरा है प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण। इसका विग्रह क्या बनता है, प्रत्येक क्षण बनता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विग्रह होता है आँखों के सामने। हमारे सामने जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। सम्मुख, हमारे सामने जो बैठते हैं इसको कहते हैं, यानी उसका विग्रह कैसे बनता है, मुख के सामने। कैसे बनता है कि जो हमारे मुख के सामने बैठते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं।
तो इसका विग्रह मुख के सामने हुआ। तो इसी प्रकार अव्ययी भाव के अंदर जो 3 प्रकार है, 3 प्रकार से इस समास की डेफिनेशन जो बनती है, इसमें पहला हमने बनाया कि पहला पद अव्यय हो जाता है, यानी अव्यय का मतलब अलोप हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। और दूसरा है कि कोई अव्यय पद दोहराता है तो 1-2 बार आता है पद। और तीसरा हमने कहा कि संज्ञा को दोहराया जाता है, यहाँ पर गांव-गांव की जो बात की, इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं तो इस शब्द से अव्ययी भाव समास बनता है। तो आज हम यहाँ तक देखते हैं, फिर हम मिलेंगे तो आगे की जो 3 प्रकार है इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ये सब आपको क्या करना है कि व्याकरण के नोट के अंदर लिख देना है। अस्तु।